बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ सारी मीडिया का, क्योंकि आज तीसरा दिन है और माशाल्लाह हर जगह मीडिया आप लोग पहुँचे हैं। उसके बाद ताहिर भाई आपका शुक्रगुजार, आपने बहुत अच्छी तरह हमें वेलकम किया। साईं अमीर बख्श भुट्टो साहब का हमारे साथ साथ पूरे दौरे में रहे हैं। हलीम भाई थैंक यू, आप आए कराची से। मुबीन वेल डन। बाकी हमारे साथ जो हैं मैडम सफिया बलोच, हमारी टाइगरेस, माशाल्लाह आई थिंक आप में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एनर्जी है। ना इनसे पप्पू बैठ, ना इनसे रोडें बनती हैं, ना इनको अस्पताल बनता है। अभी आ रहा है जी 5,000 स्कूल उन्होंने बंद कर दिए हैं। मैं कोई डेटा देख रहा था, तकरीबन पिछले 10-11 साल में 12,000 अरब रुपए का इनको एनएफसी और बजट सब मिला के मिला। 12,000 अरब रुपए। कोई जरा कोई सवाल पूछे कि ये पैसा गया किधर। पता तो है हमें कि पैसा लंदन और दुबई के फ्लैटों में और बंगलों में और पैलेसेस में और कैसे गया, वो सारी कहानी सरे मेंशन से लेके आज तक सबको पता है, लेकिन कोई इनका अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ही नहीं है। पूरी की पूरी पुलिस इन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई हुई है सिंध के अंदर। जिस जिले में मैं गया हूँ लोगों ने मुझे पुलिस की कंप्लेन की है, प्राइवेट आर्मी बनाई हुई है। ये बादशाह बन के बैठ गए, बात करता है 18वीं तरमीम की। और चलें जी, 18वीं तरमीम बड़ी अच्छी बात थी कि आपने डिवॉल्व की पावर्स सेंटर से लेके फेडरेशन से लेके सूबों को, लेकिन इसने क्या किया है, ये जो काला कानून लेके आ गए लोकल बॉडीज का, बल्दियाती निज़ाम का, सारा पावर जो आगे आर्टिकल 148 के तहत आगे डिवॉल्व होना चाहिए था लोकल बॉडीज इलेक्शन करवा के रेप्स में, वो सारा का सारा सीएम हाउस में रख दिया। मैं इनको कहता गया, जब वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी भी बनी, कई हमारी मीटिंग्स हुई, तो सितंबर 2020 में सबके सामने मैं भी था, असद उमर साहब भी थे और अमीनुल हक साहब भी, 3 फेडरल मिनिस्टर, ये मुंशी साहब खुद भी थे और इनके 2 वजीर भी थे। वहाँ बैठ के, और वो क्योंकि एनडीएमए ने काम करना था, उनके जनरल साहब भी थे, डीजीएफडब्ल्यू भी थे और भी लोग थे बहुत सारे। वहाँ बैठ के इसने हमसे कहा कि जी 1 हफ्ते में मैं कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इनको मैंने कहा कि जी मेरा एक ही आपसे गुजारिश है कि ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल बॉडी है, इसको डिवीजन पे आप डिवॉल्व करें। माने के सखर बिल्डिंग कंट्रोल बॉडी अलग बनाए, लाड़काना बिल्डिंग कंट्रोल बॉडी अलग बनाए, नवाब शाह की अलग बनाए, हैदराबाद की अलग बनाए, मीरपुर खास की अलग बनाए, कराची की अलग बनाए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जानी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट की इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, ताकि किसी को अगर कचरा पड़ा हुआ है जैकाबाद में, वो सीएम हाउस जाएगा कचरा उठवाने, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना के भाई। अच्छा, अगर ये किया भी था तो उसका माशाल्लाह जो उन्होंने काम उसमें किया है कि, क्योंकि मैं बैरी उमूर मैरी टाइम अफेयर्स है, तो मैं देखता हूँ समंदर में कराची का शहर जैसा शहर तकरीबन 14 टन रोज़ का कचरा कराची में इकट्ठा होता है, 14-15 टन। वो उसमें से 4-5 टन हर रोज समंदर में फेंकते हैं। मछेरे हमारे बेचारे, माहीगीर कम्युनिटी तबाह। कोई इन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सारे इनके बंद पड़े। 550 मिलियन गैलन गंदा गटर का, फैक्ट्रियों का निकला हुआ केमिकल इन्फेस्टेड गंद पानी समंदर में फेंक रहे हैं। सारी आपकी मरीन लाइफ उन्होंने तबाह कर दी। देखें, इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकते जिस तरह ये चलाना चाहते हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि तबाही सबसे ज्यादा दुनिया में इन्फ्लेशन आई है। बिल्कुल मुझे पता है आप महंगाई की बात कोई ना कोई पूछेंगे, मैं पहले जवाब दे दूं। बिल्कुल दुनिया में महंगाई आई है, कोविड के बाद पूरी दुनिया में महंगाई आई। बोलते जी अमेरिका में महंगाई की बात ना करें, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश में महंगाई आई, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में महंगाई आई, मैं कह रहा हूँ ईरान में महंगाई आई, सारी दुनिया में महंगाई, इन्फ्लेशन आसमान पर चढ़ गई कोविड के बाद। क्योंकि वो सिनेरियो ऐसे डेवलप हुआ कि लॉजिस्टिक्स में बड़े इश्यूज आए। लेकिन जो चीज हम खुद उगाते हैं, कम से कम उसमें तो ये कंट्रोल करते। फेडरल गवर्नमेंट पिछले साल
1.5 मिलियन टन गंदम बाहर से इंपोर्ट करती है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए कि कीमत एक जैसी रहे। 1.5 मिलियन टन। हाँ, और पता क्या चलता है कि जो हमारी सिंध की, क्योंकि गंदम तो पंजाब और सिंध में ही उगती है ना, कि सिंध की जो गंदम है इनके वेयर हाउसेज में सिंध हुकूमत के, लो जी 8 लाख टन गंदम गायब। सवाल पूछो तो अलीम भाई आपको बताएंगे कि इनके मिनिस्टर सिंध असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि चूहे खा गए। अच्छा जी, नैब के चेयरमैन का पिछले हफ्ते बयान आ गया कि वो 2 टांगों वाले चूहे जो खा गए थे उनसे 14 अरब रुपए या 15 अरब रुपए वसूल हो चुके हैं और भी करने लगे हैं। तो मुझे जरा समझाएं, इस साल फिर यही हरकत हो रही है। अभी तकरीबन गंदम की कीमत है तकरीबन $350 टन। हाँ, $700 मिलियन की गंदम फेडरल गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है, 2 मिलियन टन। अभी फिर 1.6 मिलियन टन गंदम गायब है, माने $560 मिलियन की गंदम का हिसाब नहीं है। इसी तरह ये यूरिया के ऊपर, ये वो कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक अल्ताफ हुसैन की जमात थी ना, वो अपना बंदा खुद ही मार के खुद ही पहुंच जाते थे उसके ऊपर झंडा लगा के और खुद ही फातिहा करते थे, खुद ही मारा होता था उन्होंने। वो यही काम ये कर रहा है। सारी होर्डिंग यूरिया की, सारी होर्डिंग गंदम की, सारी होर्डिंग चीनी की, सारा का सारा निज़ाम सिंध में इन्होंने तबाह किया हुआ है और मुंशी इसका सिर्फ पैसे गिनता रहता है। 14 साल में कोई प्रोजेक्ट तो दिखा दें कि जी ये बड़ा प्रोजेक्ट है जो सिंध हुकूमत, और जो दिखाते हैं वो तो प्राइवेट एंटरप्राइज ने बनाया हुआ है, वो तो प्राइवेट लोगों ने बनाया। कोई चीज़ दिखाने को नहीं है। तबाह हाल रोडों का। एक मोटरवे की कोई पट्टी दिखा दें कि जी ये पट्टी मोटरवे की हमने बनाई है अपने सूबे में, कोई हाईवे बनाया है, कुछ तो बनाया होगा आपने। जो बनाया है उसे कहते हैं माल, और वो माल आपके और हमारे कंधों के ऊपर बैठ के ये कौम का माल चोरी किया है। तो कौम का जो मुल्क का कौम का जो माल चोरी करता है और जो करते आया है वो कौम और मुल्क का दुश्मन है। इसलिए मैं कहता हूं कि आसिफ जरदारी गॉडफादर है माफिया का। ऐसे स्माइल करके बैठता है जैसे कि कोई पता नहीं है कुछ नहीं। और वो मुराद अली शाह उसने मुंशी रखा हुआ है और उसने हवारी रखे हुए अपने, जो आके उल्टी सीधी बातें टीवी के ऊपर करके झूठ बोलते हैं। इनसे ड्रग्स नहीं कंट्रोल होती, मुनशियात नहीं कंट्रोल होती। वो एसपी रिजवान की एक रिपोर्ट है, क्योंकि मेरे हल्के की बात है, वो कहता है कि मुनशियात में जो है वो इलेक्टेड लोग नाम लेके उसने लेके कौन कौन मुलव्विस हैं। क्या एसपी रिजवान झूठ बोल रहा था? उसका तबादला कर दिया। हर जगह पे इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो कौम और मुल्क के फायदे में कोई काम हो। जो भी ये काम करते हैं वो डायरेक्ट नुकसान होता है उस काम का, जिससे पाकिस्तान का नुकसान होता है। सो देयरफॉर अब ये इतने साल सहने के बाद अब ये सिंध की कौम, पूरे मेरे सिंध में गोटकी से लेके कराची तक बेवकूफ़, अभी देख लिया ना इनकी स्ट्रेंथ। मैं गया परसों लाड़काना, हमारा एक वर्कर्स कन्वेंशन था, आप में से कुछ साथी वहाँ थे। वो वर्कर्स कन्वेंशन वो पूरा जलसा ही बन गया माशाल्लाह। और एक सीएम खुद बैठा हुआ कई वज़रा के साथ, पूरी सिंध हुकूमत लेके आया, 250 लोग खड़े थे, उसमें से 100 शायद साथ लेके आया था। सीएम तो नहीं, क्या मुंशी, कोई इनके साथ लोग नहीं है। ये इन्होंने पूरा ड्रामा रचाया हुआ है पूरे पाकिस्तान में कि जी हम सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं तो 60,000 वोट ताहिर शाह को किसने दिए, और 10,000 कैंसिल भी हुए, इनके 70 हो गए। तो अमीर बख्श भुट्टो को इतने वोट किसने दिए, मुबीन खान को कितने वोट दिए। जो आप कैंडिडेट उठा लो वो दूसरे नंबर पे है। तो वो जो वोट जिन्होंने दिए कि वो सिंध को रिप्रेजेंट नहीं करते, जिन्होंने वोट लिए हैं वो सिंध को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसलिए हम ईवीएम की भी बात करते हैं। मैं जरा ये अभी तक मैंने नहीं की थी बात, मैं इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भी बात करना चाहता हूँ। ये जो डबल ठप्पा, कितने सही आपके वोट गए? 10,000 वोट डबल ठप्पे में। मुबीन आपके कितने गए? 9,000, 8,000 इनके भी डबल ठप्पे में चले गए। सही आपके पास भी यही 8,000 इनके डबल ठप्पा। अब मुझे जरा कोई बताएं कि एक टेक्नोलॉजी को लाके चीजें ठीक करने के लिए बात करना जा रहे हैं, वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं खड़े होके। भाई आपके पास कोई अच्छा सोल्यूशन है तो आप दे दें। दूसरा एक हमारा बड़ा एक है, वो भी एक एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर ही समझे उसको भी, ऑपोजिशन लीडर बना, वो जाके बिल्कुल ठीक कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने। वो जॉब तकरीर करने खड़ा होता लगता है जॉब एप्लीकेशन दे रहा है। भाईजान आपको नौकरी देनी है ना तो पाकिस्तान की अवाम से वोट से मिलेगी।
और पाकिस्तान की अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, उसके बावजूद आपने एक सूबे में कुछ कर करा के अपनी एक हुकूमत बना के रख ली है। लेकिन मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि 1.5 साल पौने 2 साल इलेक्शन में रह गए, 2023 में 2023 में इस जो ये पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की, पीपल्स पार्टी भी नहीं है, हलीम आप सही नाम देते हो, जरदारी माफिया, क्या जरदारी लीग, जरदारी माफिया, इसका इंशाअल्लाह सिंध से खात्मा सफाया हम करेंगे। क्योंकि सिंध के लोग मासूम लोगों को इसने जिस तरह रखा, मुझे तो शर्म आती है, जाके मैं देखता हूँ लोगों को, बेचारे बच्चे, ना तालीम, ना पानी, ना कोई उनके हेल्थ केयर। मैं अपनी आंखों से देखा, एक सिविल अस्पताल जैकाबाद के हम गए, वो जो ड्रिप लगी हुई है वो हजारबंद से बांधी हुई है। कोई बजट तो देखो कितना तुम ले रहे हो, किधर गया ये तुम्हारा बजट सारा, कौन खा रहा है? वो गोस्ट स्कूल, गोस्ट टीचर, गोस्ट डॉक्टर, गोस्ट एम्प्लॉई, हर चीज तो जिन है तुम्हारे, सारे गायब नजर ही नहीं आते। इसके मुकाबले में अब हम सारे मिलके इकट्ठे होकर लड़ेंगे। जितनी कुव्वतें सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं सबको इकट्ठा भी करूँगा, मैं आपके पास आऊँगा भी, हमारी पूरी टीम हाजिर है, हम सब आपके पास आएंगे। पाकिस्तान को अगर माशी तरक्की की राह पे लगाना है या पाकिस्तान को उस मुकाम पे पहुंचाना है, माशी मुकाम पे जो पाकिस्तान डिजर्व करता है, जहां पाकिस्तान को बड़े कई साल पहले पहुंचना चाहिए था, ये कभी भी नहीं हो सकता जब तक चले मैं, और ये कभी भी नहीं हो सकता जब तक आप कराची को मैं शक्कर में बैठा हूँ, लेकिन सही कराची सिंध का हिस्सा है, कराची को आप एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब ना बनाएं, जैसे कि दुनिया में बड़े शहर बनते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, लंदन, दुबई ले लें, आपके सामने बनाए। आप इसको वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब बनाएंगे, ऑटोमेटिकली छोटे छोटे बिजनेस हब बनेंगे, सक्खर में भी, लाड़काना में भी, इंडस्ट्रियल एरिया, हर जगह बनेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोग पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर लोग आके इन्वेस्ट करेंगे, नौकरियां मिलेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता जब तक ये डाकू यहाँ बैठ के हुकूमत कर रहे हैं।